वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि स्पीसीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, राज्यसभा की भूमिका। जैसा कि आप सभी को पता है, राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का, हमारी संसद का एक अभिन्न अंग है और इसके बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। पूरा देखिएगा, ये आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में दो सदनों का होना एक बहुत ही अहम है। एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक होता है, जो कि लोकसभा है। लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक का अर्थ है, मतलब आपको जो लोकसभा के प्रतिनिधि हो, आप उनको चुनकर भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सदन है, किसी तरह की भीड़ तंत्र वाली मानसिकता को रोकने का काम करता है। मतलब जो राज्यसभा है, ये भीड़ की मानसिकता को रोकने का काम करता है। राज्यसभा या राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, भारतीय संसद का दूसरा सदन है, जिसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत की गई थी। ठीक है, किसके तहत की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है एक पार्लियामेंट होगी। ठीक है, पार्लियामेंट होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी होगी। एक यहाँ पर राष्ट्रपति होगा और यहाँ पर ये दो सदन होंगे। ठीक है, दो सदनों से मिलकर बनी होगी। तो पार्लियामेंट क्या क्या होता है? राष्ट्रपति और दो सदन। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्ति में समान अधिकार देता है। ठीक है, कुछ अपवाद हैं जैसे कि धर्म विधेयक है, इन सब को छोड़कर दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा के गठन के बारे में बात करता है और राज्यसभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। ठीक है, कितनी है वर्तमान में संख्या? 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। यह एक सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या होता है कि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ये 1/3 सदस्य 6 वर्ष के लिए होंगे, फिर इन 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, फिर 1/3 जो सदस्य होंगे, ऐसे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे ये स्थायी बना रहता है, ये विघटित नहीं होता है जैसे कि लोकसभा विघटित हो जाती है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा में राज्यसभा के पक्ष में कुछ तर्क हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा का गठन सबसे अहम पक्ष यह है कि सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती में रखने में, यदि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया हो तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोकसभा की एक संप्रभुता को खंडित करने के लिए या फिर लोकसभा की मनमानी को कम करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष का निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। उच्च सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है, जो सरकार की जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्यों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलित चेक एंड बैलेंस सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है। अब हम राज्यसभा के विपक्ष में भी कुछ तर्क है वो देख लेते हैं कि आखिर क्यों राज्यसभा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, संविधान सभा में विशेषज्ञों का राज्यसभा के विपक्ष में मुख्य तर्क यह है कि राज्यसभा का गठन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विरासत को स्थापित करेगी, क्योंकि इसका स्वरूप ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समान है। राज्यसभा के सदस्यों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भांति उद्योगपति और धनी व्यक्ति होंगे, जिनका भारत के लोगों व उनकी परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं होगा।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बने सदन लोकसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यसभा के द्वारा किए गए अनावश्यक विलंब से देश आर्थिक रूप से पिछड़ सकता है। ये राज्यसभा के विपक्ष में कुछ से तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा का निर्वाचन एक बार और देख लेते हैं हम। राज्यसभा के निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है। अगर आपको एकल संक्रमणीय मत नहीं पता है तो आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार 84 के अनुसार राज्य विधानसभा जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। ओके, अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? तो देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब एकल मत, यानी कि क्या है, मतदाता एक ही मत देता है लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर रैंक देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी तीसरी पसंद कौन है। यदि पहली पसंद वाले से विजेता का निर्णय हो सकता है तो उम्मीदवार के खाते में मतदाता सूची दूसरी पसंद के नए एकल मत की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इसे एकल मत प्रणाली कहते हैं। देखो, इसके एक सरल भाषा में बताऊं, जैसे कि यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, ठीक है, या फिर आप ABCD ले लीजिए, ABCD ले लीजिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, इनको इस तरीके से नंबर दिए कि A को इनने पहला पसंद किया, B इनकी दूसरी पसंद है, C इनकी तीसरी पसंद है, 4 इनकी चौथी पसंद है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने बोला नहीं, A मेरी दूसरी पसंद है, B मेरी पहली पसंद है, C मेरी तीसरी पसंद है और ये मेरी चौथी पसंद है। इस तरीके से जो सबसे ज्यादा मत लाएगा पहले नंबर पे वही विजयी हो जाएगा। ये है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता क्या होती है। तो देखिए, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विकृत मानसिक नहीं होना चाहिए। यदि संसद विधि द्वारा कुछ अर्हता निर्धारित करे तो जरूरी है उम्मीदवारों से धारण करें। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है राज्यसभा की शक्तियां। सबसे पहला तो है उसकी विधायी शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं राज्यसभा में विधायी शक्तियों की। तो देखिए, गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदन की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी पड़ती है। फिर उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर ही है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट शक्तियों के बारे में। तो देखिए, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से, मतलब 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 बहुमत से सदस्यों से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है कि अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कोई बिल पास होता है और वो राज्य सूची के विषय का बिल है तो उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में क्या दिया है? आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है, जैसे कि SSC, UPSC है, इस तरीके की कोई भी सेवाएं अगर राज्यसभा को लगता है तो वो स्थापित कर सकती है। अन्य शक्तियां देख लेते हैं, अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं। आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राज्यसभा का अनुमोदन कराना जरूरी होगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने की अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा से एक संबंधित मुद्दे कुछ देख लेते हैं हम, ये क्या है?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है। ये क्या मसला है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे यूएसए हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जैसे संघीय देश है, अपने उच्च सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। संघवाद के सिद्धांत को भारत की तुलना में अधिक मजबूती स्थापित करते हैं। भारत में अन्य देशों के विपरीत उच्च सदन था जो राज्यसभा, उसमें राज्यों को उनकी आबादी के प्रतिनिधित्व के अनुसार दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, इसीलिए राज्यसभा में यूपी का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। परिणाम स्वरूप अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से अधिक प्रतिनिधित्व व कम जनसंख्या वाले राज्यों से कम प्रतिनिधित्व पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि उत्तर प्रदेश मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, राज्यसभा को बरकरार करने का भी कई बार प्रयास किया जाता है। तो ये क्या है, कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि धन विधेयक का रूप देकर साधारण विधेयक को पारित किया जा रहा है। यह विदित है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित अधिकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ दल द्वारा संसद के उच्च सदन को बहुत ही प्रभावकारिता से नजरअंदाज किया जाता है। राज्यसभा को इस तरह से बरकरार करने का कारण सत्तारूढ़ दल का इस सदन में बहुमत न होना। इस जैसे कि हाल ही में जो आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कराने को लेकर देखा गया था, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रहा है, काफी चर्चा का विषय रहा है। उसके बाद राज्यसभा की जो संघीय विशेषताओं में भी परिवर्तन किया जाता है। ये क्या है, तो ये देखिए, जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संसद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 से अधिवास डोमिसाइल शब्द हटा दिया गया है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य का ना तो निवासी है और ना ही उसका अधिवास है, वह व्यक्ति उस राज्य की राज्यसभा से चुनाव लड़ सकता है। इस संशोधन के बाद राज्यसभा की सीटों का उपयोग सत्तारूढ़ दल लोकसभा में अपने पराजित उम्मीदवारों को राज्यसभा में चुने जाने के लिए किया जाता है। मतलब ये काम ये करते हैं कि जो लोग लोकसभा से हार जाते हैं वो राज्यसभा से, मतलब जो बैक एंट्री है, एक बैक एंट्री की तरह, तो उनको इस तरीके से दे दिया जाती है एंट्री संसद में। उसके बाद हम बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की न्यून भागीदारी। राज्यसभा के लिए जो मनोनीत सदस्यों में कुछ विशिष्ट हस्तियों का मनोनयन उनके प्रशंसकों की संख्या को देखकर किया जाता है ताकि उन प्रशंसकों का वोट बैंक में परिवर्तित हो जाए। ऐसे सदस्य एक बार नामांकित होने के बाद सदन के कामकाज में शायद ही कभी भाग लेते। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर को 2012 में मनोनीत किया गया था। उनके मनोनयन के बाद कार्यकाल पूरा होने तक 374 दिनों तक प्रचालन में रहा, लेकिन सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति मात्र 24 दिनों की ही रही है। तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि चिंताजनक विषय यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें आगे की राह हम देखें तो राज्यसभा के संघीय चरित्र को संरक्षित करने के लिए एक उपाय यह हो सकता है कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य के नागरिकों द्वारा ही चुने जाएं। इससे क्रोनी कैपिटलिज्म, धन बल के माध्यम से नीतियों को प्रभावित करना व राजनीतिक तुष्टीकरण पर लगाम लगेगी। इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व के सक्षम करने हेतु एक संघीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है ताकि बड़े राज्य सदन में अपने संख्या के बल के आधार पर नीतियों को प्रभावित न कर सके। सदन में चर्चा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मनोनयन की बेहतर प्रक्रिया भी आवश्यक है। इसका अगर हम निष्कर्ष तो देखें तो देखिए, भारतीय राजनीति उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोकसभा के साथ यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूलों का ध्वजवाहक भी है। इस प्रकार राज्यसभा को लोकतंत्र की विघटनकारी शाखा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए राज्यसभा को सक्षम बनाने के प्रयास करने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।